हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 5 करने वाले हैं। ठीक है। पार्ट 4 में हमने देखा कि डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। पार्ट 3 में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा और पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है। आज पार्ट 5 में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं और ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए जल्दी से हम इस चैप्टर को आज एंड कर देते हैं और नेक्स्ट वीक से हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जो कि रहने वाला है 1950 से लेकर 1990 तक का जो समय रहा है। क्या डेवलपमेंट्स इंडिया में हुए, कैसा इंडिया ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर करके और पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करके इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसकी एमसीक्यू सीरीज चल रही है और जल्दी हम क्विक एक्सप्लेनेशन सीरीज भी लेकर आएंगे। जिसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को हम विद इन 60 सेकेंड समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आज इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करते हैं और हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करते हैं। वीडियोस जो अपलोड होती हैं वो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आपकी इकोनॉमिक्स की होती है। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हम इकोनॉमिक्स करते हैं। ठीक है, हर वीक ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हम इकोनॉमिक्स करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप कोई सी भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। ठीक है, आप पीछे ना रह पाएँ, लेकिन साथ में साथ आप पढ़ते जाएं। और पढ़ने के बाद भी आप इस पूरे टॉपिक को अपने बुक में से रीड करें। जो आपको स्टडी मटेरियल आपके स्कूल्स के द्वारा दिया गया है उसको पढ़ें। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको ही रिवाइज कर लेंगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ अगर आप इसी को पढ़ लेंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है और उसको आप कैसे भी एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सीबीएसई का मेन मोटिव है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ना कि आपको रट्टाफिकेशन की तरफ लेकर जाए। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम इंफ्रास्ट्रक्चर चालू करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि फैसिलिटीज जो कि इकोनॉमिक हो सकती है, सोशल हो सकती है। ठीक है, इकोनॉमिक कैसे, रोड्स बना दी, पोर्ट्स बना दिए, और सोशल कैसे कि हॉस्पिटल डेवलप कर दिया। ठीक है ना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज डेवलप कर दी, तो ये सोशल आ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि फैसिलिटीज जो इंडियन इकोनॉमी में होनी चाहिए, जिससे इंडियन इकोनॉमी क्या हो, जिससे कंट्री क्या हो, एक अच्छी तरीके से है ना ऑपरेट कर पाए, काम कर पाए। अब जैसे मान लीजिए आप स्कूल में होते हो, अगर स्कूल में आपके पास बेंच ना हो तो आप इतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, आपके स्कूल में जो है बोर्ड ना हो, लेकिन सिर्फ टीचर ओरली आपको समझाए, तो आप इतना ढंग से नहीं समझ पाओगे। तो ये ज़रूरत है हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, रोड्स, पोर्ट्स, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स एंड रेलवेज। तो हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। रोड्स के बारे में अगर देखें तो जो इंडियन रोड्स थी वो फिट नहीं थी कि हम उसको यूज़ कर सके। क्या लिख रखा है, इंडियन रोड्स वाज नॉट फिट टू यूज़। ऑल वेदर रोड्स नहीं थी। ठीक है, ऑल वेदर रोड्स नहीं थी, बट मेन गोल वॉज टू मोबिलाइज आर्मी एंड एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर्स ने रोड्स बनाने के द्वारा कुछ हम पे दया नहीं कर दी, लेकिन अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर दिया, आर्मी को पूरे कंट्री में फैला दिया रोड्स के द्वारा, जिससे कोई भी रिबेलियन ना कर सके, कोई भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ना सके। ठीक है, जो भी उनकी पॉलिसी है, अब रोड्स के द्वारा वो क्या कर सकते थे, सबको ओवरसी कर सकते थे कि कोई उनकी पॉलिसी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, और रॉ मटेरियल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। फार्मर्स जो भी एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल है ना निकाल रहे थे, अब उसको वो एक्सट्रैक्ट कर सकते थे ब्रिटिशर्स। पोर्ट्स जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट्स होते हैं ना, हम देखते हैं ना बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं, शिप्स आके वहाँ रुकती है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने वो भी बनाया था, लेकिन क्या वो बहुत अनइकोनॉमिकल हो गए। जैसे एक एग्जांपल आप याद रखें, ओडिशा कोस्ट, ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, इसलिए क्या है ब्रिटिशर्स इसको मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ यानी कम्युनिकेशन के लिए, कि वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करे। इससे क्या हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ता है, ढंग से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छी तरीके से लोगों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, एक्सप्लॉइटेशन के लिए
उनके बेनिफिट के लिए नहीं, एक्सप्लॉइटेशन के लिए, ठीक है। एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स को डेवलप किया था। फोर्थ, उन्होंने रेलवेज को डेवलप किया था, ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को डेवलप किया था। आप याद कर लीजिए, रेलवेज 1850 में इंट्रोड्यूस हुई है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपसे पूछेगा कि रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई है। सीबीएसई भी आपसे बहुत बार पूछ चुका है कि रेलवेज कब इंट्रोड्यूस हुई है। आप इसको लिख लीजिए, 1850 में रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ है, इस वर्ड को याद रखें। एंड एनहेंस्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ, एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जो भी फार्मर्स बना रहे थे वो इजीली ब्रिटिशर्स उनको ले सकते थे, रॉ मटेरियल को ले सकते थे और वहाँ पे ब्रिटेन जाके उसको, है ना, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज़ कर कर वापस इंडिया को बेच सकते थे, ठीक है। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप, जो ये ट्रांजिशन था ना, ये ट्रांजिशन था सब्सिस्टेंस टू कमर्शलाइजेशन आउटलुक, ये एग्रीकल्चर का बढ़ गया। फर्स्ट ट्रेन याद रखो, फर्स्ट ट्रेन मुंबई से थाने गई थी 1853 में 16 अप्रैल। उसका कितने किलोमीटर थे, 34 किलोमीटर थे, ठीक है, ये बात आप याद रखो। रेलवेज ने क्या किया, एक्सपेंशन कर दिया डोमेस्टिक मार्केट का, ठीक है। अब जो भी चीज़ बन रही थी वो आराम से सबको मिल रही थी। जो ब्रिटिशर्स के गुड्स थे वो भी लोगों को आसानी से मिल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो भी ब्रिटेन से गुड़ आते थे वो आराम से पूरे डोमेस्टिक मार्केट में फैलाए जा सकते थे, ठीक है। ईज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, अब जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल था वो दिक्कत नहीं हो गया था, लेकिन अब क्या वो इजीली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हम कर सकते थे। और अगर कोई भी फेमाइंस आ जाती, कोई भी भूखमरी आ जाती, तो उसको कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा हमको मदद करता था। क्यों? क्योंकि हम फास्ट वे में फूड सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई से भी नेचुरल डिजास्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फास्ट, है ना, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन से हम फास्ट तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी फेमाइन को या नेचुरल डिजास्टर को, ठीक है। लेकिन इनके नेगेटिव्स क्या रहे, बट इंक्रीज्ड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिशर्स ने रेलवेज हमारे बेनिफिट के लिए नहीं इंट्रोड्यूस करी थी, लेकिन खुद के बेनिफिट के लिए इंट्रोड्यूस करी थी कि वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकें और अपने चीप प्रोडक्ट्स हमको बेच सकें, हमको सेल कर सकें। उससे क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। हमने ये पार्ट 2 में पढ़ रखा है, पार्ट 2 में हमने ये पढ़ रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने प्लेलिस्ट को अटैच कर रखा है पूरी इकोनॉमिक्स की। आप जाइए, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक जो अभी आज हमारा चल रहा है, उस पूरे पार्ट्स को देखिए, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। दूसरा नेगेटिव क्या हुआ, मशीन मेड गुड्स पेनिट्रेटेड एंड अफेक्टेड सेल्फ सफिशिएंसी। देख लो यहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री बढ़ने लगी और सेल्फ सफिशिएंसी घटने लगी, यानी कि वो आराम से खुद का माल बेचते थे यहाँ पे आके। और क्या हुआ, हम सिर्फ रॉ मटेरियल बन गए, रॉ मटेरियल को देने वाले बन गए, इसलिए सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब हम खुद के लिए भी नहीं बना पा रहे थे, हम खुद के फूड ग्रेन के लिए भी ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट थे कि अब हमको कोई फूड ग्रेन दे दे, ठीक है। तो यही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स, कि क्या ब्रिटिशर्स का कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था या नहीं था। हाँ, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन निकल गया, एक तरीके से बोल सकते हो ये कॉन्सिक्वेंस हो गया, ठीक है। लेकिन उनका इंटेंशन नहीं था कि वो हमको कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे, इंटेंशन नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस अच्छा हो गया। जैसे फार्मर्स पहले नहीं सोच सकते थे कि हम कमर्शलाइजेशन करेंगे एग्रीकल्चर का, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिला क्योंकि रोडवेज एंड रेलवेज डेवलप हुआ, इसलिए नई जॉब्स निकली। रोडवेज रेलवेज में लोग रिक्रूट होने लग गए, ठीक है ना, सेलेक्ट होने लग गए, वहाँ पे उनको जॉब्स मिलने लग गई। फेमाइंस कंट्रोल होने लग गई, क्यों? क्योंकि रेलवेज एंड रोडवेज इंट्रोड्यूस हो गया था, अच्छी कंडीशंस हो गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था। मॉनेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, पहले इंडिया बार्टर सिस्टम था, हम जानते हैं ना बार्टर सिस्टम क्या होता है, गुड्स के बदले गुड्स ले लो, गुड्स के बदले गुड्स ले लो, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। आपको राइस की ज़रूरत है और दूसरे को वीट की ज़रूरत है,
तो आपने क्या किया, अपना राइस उसको दे दिया, उसका वीट अपने पास ले लिया। तो क्या कर लिया आपने, बार्टर सिस्टम कर लिया। लेकिन बार्टर सिस्टम है ना, बार्टर सिस्टम को हटा के मॉनेटरी सिस्टम लाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। मनी इंट्रोड्यूस करी गई है ना, मनी इंट्रोड्यूस करी गई, जिससे क्या हुआ, एक अच्छा प्रोडक्टिविटी इंडिया को देखने को मिली। फिफ्थ क्या था, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ब्रिटिशर्स जो थे ना वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे थे, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, उनका कंट्रोलिंग बहुत अच्छा था, ठीक है ना। तो इंडिया ने भी बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिशर से सीखी कि अच्छा ऐसे काम कर सकते हैं, अच्छा ऐसे इंडस्ट्री को रन कर सकते हैं, है ना। इंडिया ने भी बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिशर से सीखी। सिक्स्थ है सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत साफ़ सुथरे रहते थे, बहुत सैनिटाइज्ड एंड हेल्थ केयर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाले थे। तो उससे क्या हुआ, एक अच्छी आदत इंडिया में डेवलप हुई कि लोग अब बुरी तरीके से ना रहकर सैनिटाइज्ड में और एक अच्छे बोलते ना सैनिटाइज्ड वे में रहने लगे, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थोड़ी बढ़ने लग गई, पूरा ढंग से नहीं बढ़ी लेकिन थोड़ी बढ़ने लग गई। लेकिन ये सब इंटेंशनली नहीं किया गया, ये कॉन्सिक्वेंस हो गया, ठीक है, इंटेंशनली नहीं था ये। लेकिन नेगेटिव कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर्स इंडिया से एक्सट्रैक्ट करे थे। ये आप देख लो कितने ज़्यादा रुपए होते हैं, 45 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो उसका जो बोलते हैं ना, उसको फुलफिल कभी ब्रिटेन नहीं कर पाएगा। चीज़ दिखाता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ दिखाता है उसकी सीरियसनेस को दिखाता है कि कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देख लो, कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम, ये पार्ट 2 में हमने कर रखा है, जल्दी से जाके पार्ट 2 को देखो, ठीक है। हाई इंक्रीज इन डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, ये मैंने पार्ट 4 में आपको बता दिया है, जल्दी से पार्ट 4 को देखो। जमींदारी सिस्टम, ये भी पार्ट 2 में हो चुका है, जमींदारी सिस्टम हो गया था, जल्दी से जाके देख के आओ, समझो बात को, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो लिख लोगे आराम से, और लास्ट टाइम पे हम लिखने की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो लिखना अपने आप आ जाएगा। लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन नहीं था। ड्रेनेज ऑफ इंडिया वेल्थ, देखो 45 ट्रिलियन डॉलर्स है ना ड्रेन हो चुके थे इंडिया से। स्टेगनेंट इकोनॉमी यानी कि नो ग्रोथ, एंड डेप्लीटेड इकोनॉमी यानी कि सारे फिजिकल रिसोर्सेज, सारे फिजिकल एसेट्स एग्जॉस्ट कर दिए गए थे विदाउट किसी रिप्लेसमेंट के, ठीक है। तो ये आपको समझना है, आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, पढ़ लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्विक पॉइंटर्स हैं जो आपको याद करने में, समझने में टॉपिक को आपको मदद करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आप MCQs को अटेंड करें जो हमारे चैनल पे, इस चैनल पे इकोनॉमिक्स के हर ट्यूसडे, हर थर्सडे एंड हर सैटरडे अपलोड होते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे MCQs अपलोड होते हैं, आप उन MCQs को अटेंड करें, ठीक है। जैसे जैसे हम सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे, हम MCQs उस चैप्टर के वाइज हम डालते जाएंगे, ठीक है। MCQs जो है वो लेटेस्ट CBSE पैटर्न के हिसाब से है, ठीक है, आपको बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से MCQs को आप करें, सारे पार्ट्स को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपके किसी दोस्त को ये समझने में दिक्कत होती है तो ये चैनल उसको रेकमेंड करें, ये चैनल उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।